बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के डेरिवेशंस करेंगे। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने यहाँ 4 तक के डेरिवेशंस कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टोक्स लॉ, एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं स्टोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, इनका डेरिवेशन समझेंगे। लेकिन ये टॉपिक्स देखने से पहले हमें कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, इनसे रिलेटेड टर्म्स हैं तो ये हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए एक बार हम वो टर्म्स रिवाइज कर लेते हैं। कौन कौन सी टर्म्स हैं बच्चों? हमें पता होना चाहिए कि विस्कोसिटी क्या होती है, हमें पता होना चाहिए कि विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स या फिर इसी को ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं। हमें पता होना चाहिए कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, ईटा से लिखते हैं हम इसको। और हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल में आपने अपथ्रस्ट फोर्स या बॉइंट फोर्स पढ़ा होगा, हमें वो पता होना चाहिए। ये सभी यहाँ पर यूज होंगे। तो अपथ्रस्ट फोर्स और बॉइंट फोर्स ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले विस्कोसिटी। बच्चों, विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की वो प्रॉपर्टी है जो उसके फ्लो को अपोज करती है। आपने देखा होगा कि कुछ भी लिक्विड्स अगर गिर जाते हैं तो थोड़े डिस्टेंस के बाद उनका फ्लो रुक जाता है। तो ये जो रुकने की उनकी प्रॉपर्टी है, इसी को बोला जाता है विस्कोसिटी। तो इसको लिख लेते हैं हम। इट इज अ मेजर ऑफ फ्लूइड्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। तो विस्कस फोर्स ये रेजिस्टेंस फोर्स जो है जिसकी वजह से फ्लूइड फ्लो होते होते ही रुक जाता है, उसको बोला जाता है विस्कस फोर्स। तो ये क्या है? कोई भी फ्लूइड जब फ्लो हो रहा होता है तो उसकी लेयर्स के बीच में एक इंटरनल फ्रिक्शन होता है। जैसे आपने फ्रिक्शन पढ़ा है ना, ऐसे ही यहाँ पर फ्लूइड के अंदर भी फ्रिक्शन होता है, उसी को बोला जाता है विस्कस फोर्स। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। वो फोर्स जो किसी भी फ्लूइड के फ्लो को अपोज करे उसको बोलते हैं हम विस्कस फोर्स। तो अब ये विस्कोसिटी का आपको आइडिया लग गया होगा कि विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कस फोर्स क्या होता है। और अब नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा जो है बच्चों वो इक्वल होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट के। अब स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो आपने लास्ट चैप्टर में कई बार पढ़ा कि वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी हम ऐसे डिफाइन करते हैं ना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए बस इतना डिफरेंस याद रखना है कि यहाँ पर स्ट्रेन रेट लेना होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेलोसिटी में डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आ रहा है वो। तो डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स, जैसे कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो डिस्टेंस के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। तो पर यूनिट लेंथ कितना चेंज आया उसकी वेलोसिटी में, उसको ही हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये टर्म क्या है? ये है वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कि फ्लूइड की लेयर्स के बीच में एक फोर्स लगता है जो उसके फ्लो को अपोज करता है, उसको हम ईटा से मेजर कर लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की हेल्प से। अब लास्ट है बच्चों ये अपथ्रस्ट फोर्स या बॉइंट फोर्स। तो आपने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में ये पढ़ा होगा कि किसी भी फ्लूइड में जब किसी ऑब्जेक्ट को इमर्ज किया जाता है तो उसके वेट में कुछ कमी लगती है, जैसे उसका वेट कम हो गया है। वो वेट में कमी क्यों लगती है? जैसे कोई यहाँ पर हमने यहाँ पर सपोज वाटर ले लिया है, तो वाटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे डिप किया तो इस पर एक फोर्स लगने लगता है। तो बाहर के कंपैरिजन में इसका वेट कम लगता है वाटर के अंदर। और किस लिए? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ये जो फोर्स लग रहा है इसी को ही हम बोलते हैं कि ये बॉइंट फोर्स है या अपथ्रस्ट फोर्स है, जिसकी वजह से इसके वेट में कमी आती है। और इसको कैसे मेजर किया जाता है? अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस फ्लूइड को यहाँ से डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये जो फ्लूइड इतनी ही शेप का डिस्प्लेस हो गया यहाँ से, इसका जो वेट होगा, इसके वेट को ही हम बोलेंगे अपथ्रस्ट फोर्स या बॉइंट फोर्स। मतलब डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का जो वेट होगा वही अपथ्रस्ट फोर्स या बॉइंट फोर्स होगा। मींस जैसे इसका मास m है तो mg ही रहेगा। ये किसके लिए है? ये फ्लूइड के लिए, ये फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ है।
ठीक है, तो बच्चों अब आपको ये बेसिक टर्म समझ में आ गई होंगी, तो अब हम आ जाते हैं वापस स्टोक्स लॉ पर। अब क्या है स्टोक्स लॉ? ऐसे मान लेते हैं कि एक ये बड़ा सा पाइप है, इस पाइप में कोई भी फ्लूइड है, मान लेते हैं कि ये ऑयल है, सपोज कुछ भी हो सकता है, हमने ऐसे मान लिया कि ये ऑयल है। अब इसमें कोई वाटर की ड्रॉप जो है वो गिर रही है, ठीक है, ये वाटर की ड्रॉप है, ये गिर रही है। तो जब ये गिरना शुरू होगी, सपोज v वेलोसिटी से इसने गिरना शुरू किया, तो ये जब गिरेगी तो ये जो फ्लूइड है इसको ड्रैग करते हुए अपने साथ ले जाएगी। मींस जैसे ये अभी तो इसी तरीके से था ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे फ्लूइड रेस्ट में था, लेकिन जब ये गिरना शुरू होगी तो फिर ये यहाँ से ऐसे ड्रैग करने लगेगी इस फ्लूइड को, और ऐसे ड्रैग करेगी तो मींस ये फ्लूइड भी साथ में मोशन में आ जाएगा। और जब फ्लूइड मोशन में आ जाता है, फ्लो होने लगता है, तो क्या होता है, वहां पर एक विस्कस फोर्स डेवलप होता है। तो मींस यहाँ पर एक विस्कस फोर्स डेवलप होगा और वो इस मोशन को अपोज करेगा। तो मींस ये किस डायरेक्शन में लगेगा विस्कस फोर्स? अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ये विस्कस फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ये जो विस्कस फोर्स है, ये विस्कस फोर्स किसके इक्वल होता है? दिस विस्कस फोर्स इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ पर ईटा आपको पता ही है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। आर क्या है? आर है इसकी रेडियस। ये जो हमने यहाँ पर स्फेरिकल ये बॉडी ली है ना, तो इसकी रेडियस है ये आर। एनसीईआरटी में इसको ए लिखा हुआ है, स्मॉल लेटर ए से आप देख सकते हैं। ये फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा है 6 पाई ईटा ए वी। तो हमने यहाँ आर लिखा है, इसकी रेडियस ली है, और यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप ही ली जाती है स्टोक्स लॉ में, तो वही हमने यहाँ पर ली है। v क्या है? जिस वेलोसिटी से ये गिरना शुरू हो रहा है, ये वेलोसिटी v है। और F क्या है? ये विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द विस्कस ड्रैग फोर्स फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन अ फ्लूइड इज गिवन बाय। तो ये विस्कस फोर्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया 6 पाई ईटा आर वी। अब यहाँ पर जो भी टर्म्स हैं उनको हम मेंशन जरूर कर देंगे। ये ईटा क्या है यहाँ पर बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ द फॉलिंग बॉडी। तो वी वेलोसिटी से ये गिर रही है। बाकी 6 पाई यहाँ पर कांस्टेंट है। इसका डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसको डिराइव करना होता है तो हम डायमेंशनल मेथड से ही डिराइव करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक पॉइंट हम ध्यान रखेंगे कि ये जो विस्कस फोर्स है ये डिपेंड करता है जिस वेलोसिटी से ये बॉडी गिर रही है उस पर, और ये डायरेक्टली रिलेट करता है इस पर। मतलब अगर v की वैल्यू इंक्रीज होगी तो एफ वी विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से गिर रहा होता है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती है। तो अगर उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कस फोर्स भी साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे अब हम। तो ये था बच्चों स्टोक्स लॉ। अब हम फाइंड करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, फॉर्मूला डराइव करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों, स्टोक्स लॉ और टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक साथ आ जाता है। तो चलिए अब देखते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसको वी टी से लिख रहे हैं हम, टर्मिनल वेलोसिटी है ये। तो इसमें बच्चों यही फिगर जो है, इसी तरह की फिगर हम ये ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया है कि मान लेते हैं कि कोई स्फेरिकल बॉडी है, मान लेते हैं कि ये रेन ड्रॉप है, मींस वाटर की हमने एक स्फेरिकल बॉडी ली है, वो किसी भी फ्लूइड में दिख रही है विद इनिशियल वेलोसिटी v, और इस फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है? ईटा। तो डायग्राम हम फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ फिगर में देख लेते हैं हम कि कोई भी फ्लूइड है और उस फ्लूइड में एक रेन ड्रॉप गिर रही है। मान लेते हैं कि इस रेन ड्रॉप की डेंसिटी है ये रो, और जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है ये सिग्मा। ठीक है, v वेलोसिटी से इनिशियली ये गिर रही है। तो अब क्या होता है कि इनिशियली ये v वेलोसिटी से गिरती है, पर इस पर यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको और देख लेते हैं। तो इसका वेट ग्रेविटी की वजह से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रही है। तो ये हो गया एफ जी, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। दो फोर्स इसमें बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, कौन कौन से?
एक तो विस्कस फोर्स, अभी हमने देखा कि जब भी कुछ ऐसे गिर रहा होता है तो फ्लूइड भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है, तो उसको उसके मोशन को अपोज करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आ जाता है, विस्कस फोर्स। तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में विस्कस फोर्स। एक और फोर्स जो फ्लूइड एट रेस्ट में काम करता है, कौन सा? बॉइंट फोर्स। तो ये एफ बी लिख लिया हमने। तो इस तरह से बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स लग रहा है एफ जी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर ये 3 फोर्सेस हमको दिख रहे हैं, तो इनको भी हम लिख लेते हैं। बच्चों, इस रेन ड्रॉप पर फॉलिंग बॉडी पर जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, विस्कस फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉइंट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अब क्या होता है कि इनिशियली ये v वेलोसिटी से गिर रहा था, लेकिन ग्रेविटी की वजह से, g एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। तो ये विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होता है, लेकिन कब तक इंक्रीज होता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं आ जाती, मींस नेट फोर्स जीरो नहीं हो जाता इस बॉडी पर, तब तक ये जो विस्कस फोर्स है ये इंक्रीज होता रहता है। और जब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है तो एक फाइनल कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर ली जाती है, जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी से आपको ये समझ आ ही रहा होगा कि टर्मिनल मीन्स एक फाइनल वेलोसिटी। तो इसको भी लिख लेते हैं हम। ये टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी है, ठीक है, कि व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन अ फ्लूइड, इनिशियली इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस एंड विस्कस फोर्स also increases, but after some time the net force on the body becomes zero and body start falling with constant velocity. This final velocity is called terminal velocity. अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ फिगर से हम देखते हैं बच्चों कि जब ये बॉडी एक फाइनल वेलोसिटी अटेन कर लेती है तो उस टाइम पे इस पे नेट फोर्स जीरो होता है, मींस अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका सम डाउनवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के इक्वल हो जाता है, मींस इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है। तो इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में क्या होगा? तो अपवर्ड डायरेक्शन की फोर्स है वो किसके इक्वल हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन की फोर्स के। तो मींस एफ बी प्लस एफ वी इज इक्वल टू एफ जी। तो एफ बी क्या है बच्चों? पॉइंट फोर्स है, तो एफ बी की वैल्यू क्या होगी? एम जी से होगी। तो मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। और दूसरा ये एफ वी तो विस्कस फोर्स है, तो 6 पाई ईटा आर वी हो जाएगा। एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी गिर रही है उसका मास इनटू जी। ठीक, तो अब हम ये वैल्यूज रख लेते हैं इसमें। तो एफ बी की जगह हम लिख ले रहे हैं एम एफ, ये फ्लूइड का मास है, और साथ में ये जी, ये 6 पाई ईटा आर वी, ये हो गया एफ वी की वैल्यू। और दूसरी साइड इधर एफ जी, तो ये बॉडी का मास इनटू जी। हमें क्या चाहिए यहाँ पर? टर्मिनल वेलोसिटी वी टी चाहिए। तो 6 पाई ईटा आर वी टी को हम एक साइड लिख लेंगे, और बाकी इधर ये हो गया एम बी जी माइनस एम एफ जी। अब यहाँ वैल्यूज रख देते हैं हम। मास ऑफ द बॉडी, तो बॉडी जो है आर रेडियस की है, तो इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी कितनी है इसकी बॉडी की? रो है। एम एफ फ्लूइड, फ्लूइड का भी वॉल्यूम सेम ही रहेगा, क्योंकि बॉडी ने जो वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है उसी का मास लेना है ना हमें यहाँ पर, तो ये भी वॉल्यूम तो वी ही रहेगा। और इसकी डेंसिटी कितनी है फ्लूइड की? ये है सिग्मा। और यहाँ पर जी, ये फिगर में आपको ये सब दिख जाएगा लिखा हुआ कि ये सिग्मा तो फ्लूइड के लिए है डेंसिटी, और ये रो ये बॉडी की डेंसिटी है। तो अब ये वॉल्यूम तो कॉमन आ गया, और वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, और अंदर ब्रैकेट में क्या बच गया? रो माइनस सिग्मा, और इधर साथ में जी। ये वैल्यू है किसकी? 6 पाई ईटा आर वी टी की, 6 पाई ईटा
आर वी टी। अब बच्चों हमें चाहिए वी टी, तो हम वी टी को इधर छोड़कर बाकी सब दूसरी साइड ले जाते हैं। दूसरी साइड है 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 6, तो ये इंटू 6 आ गया अपॉन में, पाई भी आ गया, ईटा भी आ गया और आर आ गया, और इधर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। अब देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, आर से ये कट के यहाँ स्क्वायर आ गया। तो क्या वैल्यू आ गई, वी टी इज इक्वल टू, ऊपर बचता है हमारे पास 2 और यहाँ 3 × 3 ये हो गया 9, और इधर है ये आर स्क्वायर बचा हुआ और ब्रैकेट में रो माइनस सिग्मा इंटू जी, और साथ में ये अपॉन में ईटा रह गया है, तो यहाँ ये ईटा आ गया। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला आ गया बच्चों। यही काफी लेंदी हो गया है, तो अब बाकी हम डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।